Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Professor Ritu Tanna. Today we will discuss a short topic on new economic policy of India, which will cover three main topics, that is L, P and G. Let us understand in detail. There are three main branches of NEP. First is liberalization, second is privatization and third is globalization. Liberalization means economic freedom or freedom for economic decision. It means producers, consumers and owners of factors of production are free to take decision on their own. For example, NEP policy से पहले गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा restrictions रहते थे from the scratch to जब तक business establish हो. Formalities, लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज, क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज बहुत साल लग जाते थे एंड एंटरप्रेन्योर्स यूज्ड टू लूज देयर इंटरेस्ट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. बट जब एनईपी पॉलिसी में लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आया, उसमें गवर्नमेंट गेव अ कंप्लीट फ्रीडम टू बिजनेस ओनर्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वो अपने हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विथ वेरी लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एनईपी के पहले इंडिया का सिनेरियो कैसा था एंड एनईपी के बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या हमको रिलैक्सेशंस दी है. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट कम्स अंडर लिबरलाइजेशन. नाउ व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर लिबरलाइजेशन इन इंडिया? वेरी फर्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट. अर्लियर बैंक्स को भी जो लोन के लिए या पैसों की लेन देन करने के लिए इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना पड़ता था, दैट ऑल्सो यूज टू बी रेक्टिफाइड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज. उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता था जस्ट एक बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए. तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा थी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बट फर्स्ट गवर्नमेंट ने इसको रिलैक्सेशन दिया. अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, कमर्शियल बैंक्स हैव द फ्रीडम टू डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेस. सो कमर्शियल बैंक्स के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दे दी दैट एज पर द डिमांड फॉर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इन टर्म्स ऑफ मनी आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज. We already have learned the concept of expansion of industries in previous video. Expansion of industries means what? Either a new startup हम start कर रहे हैं या already जो हमारा startup establish हो चुका है, बहुत अच्छे खासे profits पे business चल रहा है, तो हम उसको expand करने की कोशिश कर रहे हैं, diversify करने की कोशिश कर रहे हैं. और we can see practically हम बहुत examples देखते हैं कि एक company जिसके काफ़ी सारे products हैं, वो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं. सो अर्लियर एक्सपांशन करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती थी जो एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस टाइकून्स को फॉलो करनी पड़ती थी. बट आफ्टर लिबरलाइजेशन दीज फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लिकेशंस वर रिड्यूस्ड एंड इंडस्ट्रीज और कंपनीज can easily expand, merge or collaborate with other companies. Third, abolition of MRTP Act. MRTP refers to Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. All those companies having assets worth ₹100 crores, जिन भी कंपनी का एसेट वैल्यूएशन 100 करोड़ के अंदर है या उतना है और उससे ज़्यादा है, वर क्लासिफाइड अंडर MRTP फर्म्स, और उनको उस एक्ट के जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स है, प्रोविजंस है, फॉलो करने पड़ते थे. बट आफ्टर लिबरलाइजेशन दीज फर्म्स हैव द फ्रीडम टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन देयर ओन. गवर्नमेंट ने इन फर्म्स को भी जिनका एसेट वैल्यूएशन मिनिमम 100 और उससे ज़्यादा करोड़ ऑफ रुपीज़ का है, दोज एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज और इंडस्ट्रीज आर नाउ फ्री टू टेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस on their own. That means no need of approval of government authorities in detail. Investments in infrastructure. Infrastructure was open to domestic as well as foreign investors. Government of India ने after NEP के बाद क्या किया liberalization policy में, they invited the foreign firms, foreign companies और huge
foreign investors that they can come in India and invest their money in Indian infrastructure sector. They could invest in rail projects, road or power projects. Earlier to NEP, this restriction was imposed heavily, but after NEP in liberalization, government gave relaxation to Indian as well as foreign investors that they can also invest in infrastructural projects in India. Encouragement to foreign technology. Relaxations, liberalization has allowed the use of foreign technology in high priority industries. Those industries जिनको foreign technology का access रखना है, अब वो रख सकते हैं. वहाँ से foreign machineries, tools, equipments या उनकी techniques, methods हम इंडिया में import कर सकते हैं और उनका utilization कर सकते हैं. Earlier इसके ऊपर बहुत duties charge की जाती थी और बहुत कम approvals होते थे. But as we discussed in liberalization, they abolished all those restrictions. This has helped to reduce the cost and make the industries competitive. No doubt अगर हम foreign की technologies and tools methods use कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी Indian industries, Indian companies competitively काम कर रही हैं with healthy profits. SEBI, Securities and Exchange Board of India. As we all know, SEBI is the huge authority that governs the stock markets of India, that is BSE and NSE. SEBI was established on 12th of April 1992. This step was introduced to protect the interest of investors. जो इन्वेस्टर्स, मिडिल क्लास, ह्यूज इन्वेस्टर्स जो भी अपना पैसा शेयर्स में, डिबेंचर्स में या ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टॉक मार्केट्स हमें ऑफर करते हैं उनमें लगाते हैं, तो उनके फंड्स, इन्वेस्टर्स के फंड्स प्रोटेक्टिव वे में यूटिलाइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इन सब की देखरेख करना किसका काम है इंडिया में? सेबी का. So SEBI was established to protect the interest of investors and promote, develop and regulate our stock markets more efficiently. Now here we end with the liberalization. Now comes the P, that is privatization. It means transfer of ownership from public sector to private sector. इसमें गवर्नमेंट ज़्यादातर क्या करती है, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऑलरेडी उन्होंने अपने ऊपर लिया है, अपने साथ वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, यहाँ पे ताकि बेटर यूटिलाइजेशन हो सके उन चीज़ों का, वो क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर कर देते हैं. इसमें वेरी बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन सी ऑफ अवर मेट्रो रेल्स, इंडियन रेलवेज एंड मेट्रो रेल्स. मेट्रो रेल्स are mainly operated by the Reliance. So दो वहाँ पे टिकट का प्राइस थोड़ा हाई है, but the amenities and facilities which we are getting that are good, or we can say comparatively better as compared to normal rails. In broader sense, it means introduction of private management and control with or without change. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया ताकि एफिशिएंटली काम हो सके हमारी कंट्री में. First, the very first measure of government was disinvestment. It was the act of selling shares of sick public sector units to private sector. Example, disinvestment of Maruti, ITDC, hotels, etc. जो सेक्टर्स गवर्नमेंट के तरफ से चल रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे थे और वो ऑलरेडी लॉस मेकिंग यूनिट्स थे, व्हाट गवर्नमेंट डिसाइडेड कि यहाँ से हम अपने पैर बैक ऑफ कर लेंगे एंड वी विल हैंड ओवर दीज टू प्राइवेट सेक्टर्स to operate them in more profitable and efficient manner. So disinvestment, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड था उन्होंने बैक ऑफ कर लिया एंड प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर आए. डी रिजर्वेशन पॉलिसी. The industrial policy of 1956 reserved 17 industries only for government. 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट चलाती थी, रिमेनिंग दे हैंड ओवर टू प्राइवेट सेक्टर. बट वो 17 से नंबर NEP के बाद 2 पे रिड्यूस हो गया. सो नाउ एट प्रेजेंट ओनली रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी, दीज 2 मेन प्रोजेक्ट्स आर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑल सेक्टर्स मोस्ट प्रोबेबली इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. Establishment of BIFR refers to Board of Industrial and Financial Reconstruction. NEP पॉलिसी ने ये बॉडी वी कैन से कॉर्पोरेट बॉडी क्यों रिकंस्ट्रक्ट किया, जो सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका क्या किया जाए, उनके डिसीजंस कौन लेता है, BIFR. एंड
बाय 1996 188 केसेस BIFR जो इस कॉरपोरेट बॉडी ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं कि उनसे पब्लिक सेक्टर्स को कहाँ मर्ज करना है, कोलैबोरेट करना है, शट डाउन करना है, कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सब डिसीशंस लेने में उनको BIFR जो बोर्ड कंस्ट्रक्टेड है हमारी कंट्री में उनसे मदद मिलती है। क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। When the loss-making public sector units are closed, the workers have to problem the face of unemployment. Already एक अच्छी खासी गवर्नमेंट कंपनी जो चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू लॉस मेकिंग उसको बंद किया गया, तो जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। सो इन वर्कर्स को वापस एम्प्लॉयमेंट देना, ये किसका काम था कंट्री में? NRB बोर्ड का। थर्ड, G stands for globalization. L and P together will give us the results for globalization. Globalization means this is the ultimate aim of our new economic policy. Very first, to be more specific, L and P will finally give us the results of globalization. It means the creation of global economy. It is a borderless economy. For example, if India wants to trade with China, with Japan, with UK or with any other country across the globe, India is free to trade. Any country if wishes to trade with India or comes to if wants to enter into kind of any agreement with India, provided that should be legal and within our country's boundaries and constitution, they can enter. So there is free flow of goods and services, free flow of business from one country to another country. In other words, globalization means integrating the economy. Integrating का यहाँ पे मतलब है कि दो कंट्रीज को हम एक साथ मिलके बिजनेस कर रहे हैं। It removes all barriers in free trade and investments. So there will be flow of goods and services freely from one country to another country with very minimum restrictions. Now what government measures took for globalization? First, removal of quantitative restrictions. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मतलब जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे या गुड्स इंपोर्ट करेंगे, अर्लियर NEP आने से पहले बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटी चार्जेस लगती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। NEP पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट ने इन टैरिफ रेट्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। टैरिफ रेट्स नो डाउट अभी भी हैं, बट रेट परसेंटेज उनका काफ़ी रिड्यूस हो चुका है ताकि कंट्री जो बिजनेस में एंटर हो रही है उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। सेकेंड, एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल, दूसरी कंट्री का कैपिटल हमारे देश में लाना। Government has opened the economy to foreign investments. As we all know, FDI, that is foreign direct investment, India में 100% allowed है। Any company can come and invest and perform business in India, and India in any other country can perform its business well. As a result, foreign capital is attracted towards various sectors. इस पॉलिसी के वजह से 100% जो अलाउंस मिला है FDI को गवर्नमेंट की तरफ से, हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल अपने कंट्री में अट्रैक्ट करते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन, इंडिया इज फ्री टू कोलैबोरेट विद एनी MNC प्रोवाइडेड वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाउंड्रीज के अंदर है एंड लीगल बिजनेस है। इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू एंटर इनटू फॉरेन कोलैबोरेशंस that we can perform business with foreign companies. Encouragement to exports through EXIM policy. यहाँ पे टर्म EXIM का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। उस पॉलिसी के तहत वेरियस इंसेंटिव्स, वेरियस बेनिफिट्स आर गिवन टू एक्सपोर्टर्स। गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स एंड डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे करें। क्यों? बिकॉज हमारे पास फॉरेन कैपिटल, फॉरेन करेंसी अट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से हमारे देश को डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। जैसे EXIM पॉलिसी से बेनिफिट आते हैं, वैसे गवर्नमेंट ने SEZ zones क्रिएट किए हैं इंडिया में। दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर क्रिएटेड टू एनकरेज एक्सपोर्ट। अगेन जिसका भी टारगेट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमें एनकरेज करने हैं। सो ऑल द थ्री टर्म्स दैट इज L and P and G, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, टुगेदर forms the new economic policy of India. Thank you.